से हम लोगों ने कौन कौन से लॉस कर लिए थे? बॉयल्स लॉ पढ़ लिया था हमने, चार्ल्स लॉ कर लिया था, गै-लुसाक्स लॉ, एमेंटन्स लॉ भी कर लिया था हमने। इसके अलावा और कोई लॉ, एवोगाड्रोस लॉ कर रहे थे अपन, एवोगाड्रोस लॉ। क्लियर? एवोगाड्रोस लॉ नोट करेंगे, 2-3 लॉज और हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। ऐसे खानी नहीं है, नहीं ना, ये म्यूट कर लेंगे अपने आपको। नहीं 10 की 1 या फिर 10 वाली। तो स्टार्ट करेंगे एवोगाड्रोस लॉ से। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो इसमें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये मेनली जो हमारा लॉ जो है ये हमने मोल कंसेप्ट के अंदर यूज किया था बहुत ज्यादा। मोल कंसेप्ट के अंदर यूज किया था फॉर गैसेस के लिए। जो गैसेस का वॉल्यूम लो या मोल्स लो एक ही बात रहती है। तो इसमें भी वही पी वी एन टी 4 वेरिएबल्स हैं। 2 को हम इसमें क्या रखेंगे? कांस्टेंट। 2 को कांस्टेंट रखेंगे और 1 को वेरी कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग 4th को चेक करेंगे। तो मैंने कांस्टेंट रखा पी को और टी को। इसके लिए पी के लिए बॉयल्स लॉ लिया था तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, चार्ल्स लॉ लिया प्रेशर कांस्टेंट रखा। तो अब हम क्या कहते हैं, जो हमने क्या ना एक लॉ गै-लुसाक्स लॉ लिया था या एमेंटन्स लॉ लिया था, एमेंटन्स लॉ, तो उसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था और मोल्स को कांस्टेंट रखा था। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट करेंगे किसको? कांस्टेंट रखेंगे हम प्रेशर को और टेम्परेचर को, और किसी एक को वेरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नंबर मोल्स वेरी होंगे, वॉल्यूम या नंबर मोल्स दोनों में से किसी एक को वेरी करेंगे। तो इसलिए आ गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टी एंड पी। तो ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ है। एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें हम ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सकते हैं, है ना, ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने ग्राफ बहुत सारे स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन। इसी में है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है कि अगर हम तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन, क्लियर, आइडियल गैस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो इफेक्ट देगी किसका? साइमल्टेनियस इफेक्ट देगी किसका? टेम्परेचर का और प्रेशर का ऑन वॉल्यूम ऑफ द गैस, है ना, जो साइमल्टेनियस इफेक्ट देगी टेम्परेचर का और प्रेशर का ऑन वॉल्यूम ऑफ द गैस। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन नोट करेंगे इसको, which gives ऐसी इक्वेशन जो साइमल्टेनियस इफेक्ट देगी टेम्परेचर का प्रेशर का ऑन वॉल्यूम ऑफ द गैस। इक्वेशन दैट गिव्स साइमल्टेनियस इफेक्ट, एक साथ साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इसके अंदर मैंने लिया जैसे अब तीनों लॉज। पहला बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम ये टॉपिक कर चुके हैं। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कांस्टेंट क्या था? टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड, ये था हमारा, ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। पूरा नहीं लिख रहा मैं, ये मैंने पढ़ा दिया है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स। ये पढ़ा दिया मैंने, चार्ल्स लॉ था। B डॉट एल मीन्स बॉयल्स लॉ, C डॉट एल मीन्स चार्ल्स लॉ। और अभी हमने पढ़ा ऊपर एवोगाड्रोस लॉ, वो क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस एट कांस्टेंट T एंड P। T एंड P क्या है? कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। और ये है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। 3 लॉज थे A B C, मेनली इंपॉर्टेंट है तीनों। Avogadro's law. Now combining all the 3 laws, clear? Now combining all the 3 laws we have volume, temperature, ये आ जाएगा। By combining all the 3 laws we have V is inversely proportional to pressure, directly proportional to temperature, directly proportional to number of moles। यहाँ से आ जाएगा। तो इसको हम combine, ये गर्व समझ आ रहा है यहाँ तक? गर्व? Yes sir। हाँ, PV यहाँ से आ जाएगा, PV is proportional to NT, PV is proportional to NT। और अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट आएगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही यूज होगी। जितने लॉज पढ़े हैं सब यही हैं, सभी लॉज इससे डिराइव हुए हैं, चाहे वो एवोगाड्रोस लॉ है, चाहे बॉयल्स लॉ है, चाहे चार्ल्स लॉ है, सब इसी से डिराइव हुए हैं, सब इसी से डिराइव हुए हैं। कोई बोलेगा, अगर क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में आता है फाइंड बॉयल कांस्टेंट, मींस तुम्हें क्या निकालना है? फाइंड बॉयल कांस्टेंट। क्या निकालना है? बॉयल कांस्टेंट निकालना है, मींस तुम्हें क्या निकालना है?
P इंटू V निकालना है। PV जो कांस्टेंट है ना, बॉयल, नहीं समझ आई बात? बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? PV जो कांस्टेंट था कि नहीं? PV जो क्या था? कांस्टेंट। तो बॉयल पॉइंट कभी भी बोलेगा बॉयल्स कांस्टेंट निकालना है, तो मींस तुम्हें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, P इंटू V। इसी ये निकालना तुम्हें, अगर बॉयल कांस्टेंट निकालना है। एक टर्म में आगे पढ़ाऊंगा, बॉयल पॉइंट वो अलग चीज है, देखना। अगर मैं बोलूंगा बॉयल पॉइंट निकालो तो वो अलग होता है। वो होता है ऐसा टेम्परेचर जब रियल गैस बिहेव करेगी एज एन आइडियल गैस ओवर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस, वो अलग चीज है, देखना। और उसका फॉर्मूला भी होता है, मैं आगे बताऊंगा वो, T/A/RB करके। ये आगे डिराइव भी करेंगे इसको। ये ऐसा टेम्परेचर होता है जब रियल गैस बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह। दोनों अलग अलग चीज है। ये है P इंटू वी, क्या है? बॉयल कांस्टेंट। P इंटू वी क्या है? बॉयल कांस्टेंट। और TB क्या है? बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर। अच्छा, अब ये यहाँ पे PV प्रोपोर्शनल टू NT आ गया, हम ये कर रहे थे। PV प्रोपोर्शनल टू NT आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे आगे, PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। P क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाइड। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसमें हमने गैस रखी है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसमें गैस है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस इन दैट कंटेनर। R है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसकी यूनिट्स क्या आएंगी, यहीं से देख लेंगे। प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है और यूनिट निकालनी है तो उसके वो हम निकालते हैं STP पे। इसकी वैल्यू या फिर इसकी यूनिट्स वो निकलेगी STP पे। STP कंडीशंस क्या थी? STP कंडीशंस सबने पढ़ी हुई है। गर्व पता है तेरे को STP कंडीशंस? ओ सर। गर्व नहीं, नहीं पता। अच्छा, STP कंडीशंस, ये सिया तुम बोलो STP कंडीशंस क्या होती हैं? सिया, STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या है? STP कंडीशंस। ये मैंने एक चीज बताई हुई है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस होल्ड्स 22.4 लीटर एट STP। कोई भी अगर 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम ये होता है 22.4 लीटर एट STP। STP पे ये इसका वॉल्यूम होता है। 1 मोल ऑफ एनी गैस होल्ड्स 22.4 लीटर एट STP। नहीं बताए तो अब ये STP कंडीशंस है। टेम्परेचर होता है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो याद रखना है, ये कंडीशन पता होनी चाहिए पहले से। STP कंडीशंस, NTP कंडीशन, SATP कंडीशंस, रूम टेम्परेचर प्रेशर, RTP कंडीशंस, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। मोल कंसेप्ट में बता रखा है मैंने ये। टेम्परेचर 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर 1 बार 1 एटमॉस्फेयर। STP बोला है, STP बोला है तो प्रेशर 1 बार होगा। 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर को मैं सेम मान रहा हूं इधर। स्टैंडर्ड बोलेगा तो क्या लेना है? प्रेशर 1 बार। नॉर्मल बोलेगा तो 1 एटमॉस्फेयर। दोनों में डिफरेंस नहीं जा रहा। 1 एटमॉस्फेयर कितना था मैंने बताया हुआ है पहले, ये 1.013 बार या 1 बार 0.987 एटमॉस्फेयर। दोनों लगभग सेम, दोनों है लगभग सेम। प्रेशर आ गया 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ R की वैल्यू निकालने के लिए। R की वैल्यू निकालने के लिए मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। R की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। प्रेशर को लिया 1, वॉल्यूम लिया 22.4 एट STP, नंबर ऑफ मोल्स अगेन 1, टेम्परेचर 273 केल्विन। ये आ गया यहाँ पे। R की वैल्यू अगर तुम ऐसे याद रखोगे तब भी अच्छी बात है। ये गर्व तेरे को क्लियर हो गया? यस सर। तो ये R की वैल्यू आएगी यहाँ से। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इधर R की वैल्यू। R आ गया यहाँ से, PV बाई NT। वैल्यू मैं दोबारा पुट कर रहा हूँ, 1 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम, 1 मोल गैस का 22.4 लीटर होता है और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। नंबर मोल्स 1 बाई 273। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा R की वैल्यू 22.4 बाई 273 क्या आएगा? लीटर। ये रहा एटमॉस्फेयर प्रेशर, दोनों मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
भूलना नहीं बिल्कुल इस यूनिट को। और लीटर एटमॉस्फेयर सबको पता है जूल होता है। लीटर एटमॉस्फेयर क्या होता है? जूल होता है ये। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज जूल ओनली। 1 लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या होती है? पता है किसी को वैल्यू? कोई भी बता जिसको इसकी वैल्यू पता है। 8.019। किसने बोला है? वन लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू नहीं। सर 101 एक मिनट तन्मय चुप हो जा अभी तू। 9 10 के जूल। बच्चों में किसी को पता है 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू? सबको पता होनी चाहिए। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज, चेतन बोल। चलो देखो इधर, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल। ये होता है, याद रखना है इसको। 1 लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू है, ये वैल्यू होती है इसकी। और आई कैसे है वो भी पता होना चाहिए। आई कैसे वैल्यू? ये लीटर एटमॉस्फेयर। 1 लीटर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है? 1 पास्कल में 1.01325 भी होता है, नहीं लिख रहा मैं इसको। 10⁵ 1 एटमॉस्फेयर इतना पास्कल, और इंटू 10⁻³ 1 लीटर इज इतना मीटर क्यूब। ये पास्कल, ये मीटर क्यूब। सॉल्व करोगे आ जाएगा 101.3 जूल। ऐसा ही वैल्यू 101.3 जूल। डायमेंशंस तुम्हें यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा तुमने, तो उससे निकाल सकते हो। 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब एंड 1 एटमॉस्फेयर इज 10⁵ 1.013 into 10⁵ पास्कल। 101.3 जूल आएगा 1 लीटर एटमॉस्फेयर। क्लियर? 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल। तो आर की ये आ गया 1 लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू एक बार एग्जैक्ट लिख रहा हूँ तुमसे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सॉल्व करने पर? 0.0821। ये सॉल्व करोगे 22.4/273। ये क्या है? 0.0821। भूलना नहीं है, 0.0821 है ये। 0.821 मत लिखना, गलत हो जाएगा। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। वैल्यू ऑफ आर, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है इसको यूज करते समय। और पीवी यूनिटी में मैं यही यूनिट यूज करूंगा। आर की वैल्यू आ गई, और लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में लिखेंगे तो 0.0821 इंटू 101.3 जूल कितना आ जाएगा? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो उसको ये भी बोल सकते हैं, आर की वैल्यू क्या है? वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ द गैस। ये आर की जो वैल्यू है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ द गैस। क्लियर? वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ द गैस। वर्क डन, क्योंकि जूल में आ रहा है ना, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ द गैस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ द गैस, स्पेशली राइज इन टेम्परेचर होगा तब। 1 मोल गैस जो काम कर रही है कैसे? 1 केल्विन टेम्परेचर राइज से, उसको भी बोल सकते हैं। ये भी आर की इंपॉर्टेंस है। वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ द गैस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना, आर की वैल्यू ये आ गई। और ये भी तुमने सुना होगा 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। इसलिए आर की वैल्यू कैलोरी में क्या आएगी? 1.98 आती है, जिसको हम क्या मान लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली 2 लेते हैं। 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आर की थर्ड वैल्यू। ये पहली वैल्यू, ये है फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, और ये थर्ड वैल्यू। तीनों वैल्यू बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए हमेशा। होमवर्क में नोट कर लेना जो भी तुम लिख रहे हो। एक बार तुम ये वाली वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यूज जो है, तुम एक बार खुद लिख लेना 10-10 बार। मैं सामने क्लास में ऑफलाइन होते तुमसे लिखवाता सारी ये वैल्यूज। ये आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है, 10-10 बार तीनों वैल्यूज लिख लेना जरूर। और बाकी होमवर्क में तुम हर बार एक बार वैल्यूज ऐड कर लेना, किसको लिख के भेजना है। जो डेरिवेशन की है आइडियल गैस इक्वेशन वाली, वो तुम्हें लिख के भेजनी है। जितनी डेरिवेशन होगी होमवर्क में 2-2 बार लिख के भेजनी है डेरिवेशन सारी। फर्स्ट टाइम 2-2 बार, फिर उसका एक बार लिख के भेजनी है। जरूर ऐड कर लेना। और होमवर्क सारे बच्चे मेरे को बता रहे हैं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। स्पेशली चेतन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है होमवर्क। चेतन का 2-3 बार स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, लेकिन अब वो बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क कर रहा है चेतन। तो मेरे को बताते रहना, बच्चे बताते रहते हैं कि कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा। होमवर्क जो करेगा उसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा तरीके से सुधर जाएगा। होमवर्क जरूर करना। 10th वाले बच्चे नहीं कर रहे होमवर्क बिल्कुल भी। अच्छा नेक्स्ट नोट करना है अब।
ये आर की डिफरेंट वैल्यूज हैं, पीवी टू आरटी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट नोट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्लियर, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। पीवी टू आरटी आ गया तुम्हारा, इक्वेशन आ गई है पीवी टू आरटी, P into V नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास बाय मोलर मास, R into T, PV to M by M into R into T। तो अब ध्यान देंगे इधर, इसको लिख दिया मैंने, नंबर मोल पता है ना सबको, ये होता है अगर मैं बोलता हूँ 4 ग्राम NaOH तो मोल्स क्या होंगे 4 अपॉन में इसका मोलर मास यानी 40। गर्व तेरे को पता है ना ये? यस सर। हाँ, तो इसमें इसीलिए मैंने इसको लिख दिया गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास लिख दिया, और P इज इक्वल टू आ गया यहाँ से PM M बाय V RT, ये क्या बन गया डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या बन जाता है उसकी डेंसिटी। तो यहां से आ गया PM इज इक्वल टू रो RT, या रो क्या, रो यहाँ पे डेंसिटी है, ध्यान रखना डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस, रो आ गया यहाँ से PM बाय RT, रो आ गया PM by RT, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, रो इज इक्वल टू PM by RT। ये फॉर्म, ये दिस इज डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। और यहीं से अगर तुम्हें ध्यान हो तो वेपर डेंसिटी की डेरिवेशन मैंने कराई हुई है चैप्टर 1 में। वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी डी लिख दो या रो में लिखो, डेंसिटी ऑफ गैस एट पर्टिकुलर T and P अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम T and P। याद है कि नहीं डेरिवेशन, ये मोल कांसेप्ट में कराइए डेरिवेशन, डेंसिटी ऑफ गैस एट पर्टिकुलर T and P अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम T and P। वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ये नोट कर लिया सबने, यहाँ पे नोट कर लिया यहां तक। चेक कर लो नोट कर लिया कि नहीं ये। यस सर। हाँ, तो अब डेंसिटी ऑफ गैस मैं ऊपर रब कर रहा हूँ एक लाइन को, डेंसिटी ऑफ गैस एट पर्टिकुलर T and P, ताकि फॉर्मूला मेरे सामने ही है ताकि मैं देख सकूं। डेंसिटी ऑफ गैस एट पर्टिकुलर T and P, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है P इंटू मोलर मास ऑफ गैस बाय RT। T और P तो सेम है, और नीचे भी वैल्यू रब कर रहा हूं मैं, उसी का लिख रहा हूं मैं PM ऑफ H2 बाय RT। ये रब किया मैंने यहाँ से, P बाय मोलर मास ऑफ H2 गैस अपॉन में RT। तो सब कुछ कैंसिल हो गया, चेक करोगे अगर तो ये आ गया मोलर मास ऑफ गैस बाय 2। समझ आया कि नहीं, PRT कैंसिल, PRT कैंसिल, तो मोलर मास ऑफ गैस बाय 2, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस आ गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये मैं बहुत बार यूज कर चुका हूं पहले भी, ये पता भी होना चाहिए तुम लोगों को। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ये पहले भी डेरिवेशन हो चुकी है मोल कांसेप्ट में, और जो मैंने जितनी भी डेरिवेशन कराई है मैं सब मोल कांसेप्ट में बता चुका हूं पहले भी, ये पहले भी हो चुका काम, सही ना, मोल कांसेप्ट के अंदर। तो इसको ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, ये आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन पूरी हो चुकी है। आर की डिफरेंट वैल्यूज याद करना, जितनी डेरिवेशन होगी इसके अंदर वो सब दो बार लिख के देखना, और ये चैप्टर खत्म होगा फॉर्मुले जरूर लिखते रहना। फॉर्मुले वगैरह काम मैंने पहले भी बोला है, उसको ऐड कर लेना फॉर्मुले वाले काम को, जो बहुत सीक्वेंस से चलेगा। तुम ये दिमाग में रखना कि इस चैप्टर का टर्न दोबारा नहीं आना है, अगर ढंग से कर लोगे तो फिर बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर तक सब भूल जाओगे अगर फॉर्मुले नहीं लिखा तुमने। जो होमवर्क है बहुत सिंसियरली करते रहना। नेक्स्ट देखो, मेहनत करोगे तो जाके आगे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और स्पेशली 10th वाले बच्चे जो अभी से कर रहे हैं, अभी से कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस और क्वेश्चंस प्रैक्टिस वो सब कर सकते हो ढंग से। और तुम देखो ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल गर्व है, वो अपने आप को ट्राई कर रहा है इस बैच में अकोमोडेट करने के लिए, 9th में है वो, तो वो अभी कर रहा है, तो उसको बहुत फायदा मिलेगा, उसको डेप्थ पता लग जाएगी एटलीस्ट। इस साल अगर कम भी समझ आता है, नेक्स्ट ईयर डेप्थ समझ आ जाएगी इसकी कि कितनी डेप्थ है आगे जाके। तो इसे बाकी सबको करना चाहिए। तुम्हारे में सबसे सिंसियर 11th क्लास में जो सबसे सिंसियरली काम कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग, शायद मैं सिंसियरिटी वाइज मुकुल को बोलूंगा। मुकुल बहुत सिंसियर है, सारा काम कर रहा है, ट्राई करता है, चैप्टर खत्म हो जाता सुनाता है मेरे को। और बाकी बच्चों के लिए भी काफी वरीड रहता है, कोई होमवर्क नहीं करता तो बताता है हमेशा कि इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, नहीं किया। ये मतलब ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बाकी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा अलर्ट जो मुझे दिख रहा है वो मुकुल है। बाकी अनन्या भी कर रही है, मार्क्स तो आ रहे हैं स्कूल में, लेकिन सब बहुत अलर्ट नहीं है। चैप्टर खत्म होने के बाद, मतलब एक होता है ना कि पूरा ढंग से सुनाना, मतलब पूरा फॉलो करना ढंग से, कि काम करना है तो करना है, चैप्टर सुनाना है तो चैप्टर सुनाना है, तो वो कर रहे हैं। टेंथ वाले बच्चों में से तो मेरे को बस चेतन थोड़ा बहुत सुनाता है, निशी रेगुलर है, वो जरूर सुनाती है, और बाकी सुनाने वाला काम तो तुम में से कोई भी नहीं कर रहा है। और हालांकि 27 सितंबर तक मैं काफी बिजी हूँ, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि सब बच्चों से सुन लूँ जरूर, लेकिन ये ऐसे वाले काम ना कर नहीं रहे हैं। चलो सुनाओगे ना, एक प्रेशर है, 6-7 चैप्टर हुए हैं, एक एक चैप्टर याद करो, सुना दो पूरा, और फॉर्मूले जरूर लिखते रहो, फॉर्मूले मत भूलना लिखना। आलेख सुना रहा है, लेकिन बस वो थोड़ा सा इरेगुलर हो गया अभी। चलो नोट करना भी आगे। एक क्वेश्चन नोट करेंगे, देखते कौन करता है इस क्वेश्चन को। अभी तो मैंने देखो टॉपिक पढ़ाया है तो तुम अभी कर लोगे, इजी लगेगा, लेकिन टॉपिक नहीं पढ़ाया होता तब टफ लगता। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है तो। और 9-10 वाले बच्चे ही ट्राई करेंगे। किसकी मैक्सिमम डेंसिटी है, किसकी मैक्सिमम डेंसिटी है, सही ना, ये बताना तुम्हें, किसकी मैक्सिमम डेंसिटी है। मान लो मैंने लिया हीलियम गैस एट से 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 एटमॉस्फेयर। बी, फिर लिया हीलियम गैस को एट से 273 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, एंड 2 एटमॉस्फेयर लिया, 2 एटमॉस्फेयर। सी लिया हीलियम गैस को एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर। फिर एक लिया हीलियम गैस को एट से 546 डिग्री सेल्सियस एंड 4 एटमॉस्फेयर। तो बताना किसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। 9-10 में से ट्राई करेंगे, किसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। ओके, आलेख सही है। बोला किसी को आंसर। सर ए। देखो ये मुस्कान तुम तो होमवर्क नहीं करते बिल्कुल भी। आंसर ए। देखो उधर डेंसिटी क्या है, पीएम बाय आरटी, ये डेंसिटी है। देखो इसके लिए डेंसिटी हाई होने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर होना चाहिए ज्यादा, टेम्परेचर होना चाहिए कम। अगर कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो तो वैल्यू पुट करके देखना। अगर कंपैरिजन नहीं, सेम गैस के लिए एम और आर कांस्टेंट होंगे, से अगर मैं नियॉन गैस दे देता नीचे, O2 गैस दे देता, तब तुम्हें वैल्यू पुट करनी पड़ती। अभी हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, बात में है कि नहीं, अभी हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। प्रेशर होना चाहिए ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा देखो कहाँ कहाँ है, 4 एटमॉस्फेयर, प्रेशर ज्यादा है। अब टेम्परेचर होना चाहिए कम, टेम्परेचर यहाँ 546 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, ये तुम लोग म्यूट क्यों नहीं करते अपने आप को, 0 डिग्री सेल्सियस।
0 डिग्री सेल्सियस, हीलियम गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही ना? तो ये आ जाएगा यहाँ से, प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम, और ये जस्ट ऑपोजिट है आइडियल गैस इक्वेशन के। आइडियल गैस होने के लिए इक्वेशन कंडीशंस क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन इस लाइन को भूलना नहीं है, ये तो टेम्परेचर, ये डेंसिटी की कंडीशंस है। आइडियल गैस इज फॉलोड, इसको लिख लेना ढंग से, भूलना नहीं बिल्कुल भी। आइडियल गैस इज फॉलोड एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हालांकि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, मैं आगे जाके बताऊंगा ये, लेकिन अभी तुम्हें ध्यान रखना आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशंस क्या है। इट इज फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉलोड ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये बाद में तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों होता है ऐसा। आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉलोड एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। मैंने बीच में अभी ये डेफिनेशन बोली थी आइडियल गैस इक्वेशन की, किसी को याद है वो डेफिनेशन? कौन, नाम बोलो, बोलो विधि, देख के नहीं बोलना है। Simultaneous, हाँ simultaneous effect of pressure and temperature on the volume of gas. बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे विधि। Simultaneous effect of equation which gives simultaneous effect of temperature and pressure on volume of the gas. Temperature, simultaneous effect of temperature and pressure on volume of the gas is called as ideal gas equation. जिसमें मैंने R की डिफरेंट वैल्यूज बताई थी, वो नोट करना तुम्हें। R की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, तो उसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बस ये लॉज जैसे ही खत्म हो जाएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल चलेगा, 2 या 3 क्लास, 1 हफ्ता पूरा न्यूमेरिकल चलेगा इसके बाद, इसलिए सब पढ़ देना ढंग से बिल्कुल। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसने क्या बोला कि अगर 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं किसी भी वेसल के अंदर, जैसे मान लो ये वेसल लिया मैंने ए और बी, लेकिन ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। रिएक्ट कर गई तो मोल कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, सही ना? तो जैसे N2 और H2 लिया मैंने, तो मैं मानूंगा कि ये रिएक्ट करती है, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा ये, इसके लिए हमें पूरा मोल कंसेप्ट फिर अप्लाई करना पड़ेगा। 2 या 2 से ज्यादा क्या है? नॉन रिएक्टिंग गैसेज। जैसे मैंने ले लिया N2 और O2, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती, टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए। N2 और O2 ये रिएक्ट नहीं करती गैसेस। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि डाल्टन्स लॉ कौन से मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है? N2 और O2 आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, N2 और हीलियम आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, हीलियम नियॉन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, समझे कि नहीं? तो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होना चाहिए। हीलियम ले लिया मैंने, H2 ले लिया, और मैंने ले लिया सपोज N2 तो रिएक्ट कर जाएगा साथ में H2 के, और ले लिया मैंने से नियॉन, इन तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, है ना? 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, अगर उसको मैंने एक वेसल में एनक्लोज कर दिया, तो पार्शियल जो इनका टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स के इक्वल होगा। जैसे हीलियम का प्रेशर मान लो 50 है, इसका है 150, इसका 150 है, और इसका है सपोज 300 mm में है प्रेशर, ये mm में है, तो टोटल प्रेशर जो हो जाएगा इट विल बी 500 mm। समझिए कि नहीं? ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया इसको, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। समझ आई बात कि नहीं? ये प्रेशर टोटल होगा, P टोटल जो होगा इट विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 plus P2 plus P3. This is Dalton's law of partial pressure. Clear? This is Dalton's law of partial pressure. If two or more non-reacting gases, clear? If two or more non-reacting, inert नहीं बोल रहा मैं, if two or more non-reacting gases जो आपस में react ना करें, इनर्ट गैसेस तो रिएक्ट करती ही नहीं आपस में, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी गैसेस होती हैं। जैसे N2 और O2 आपस में नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते। 3000 केल्विन के आसपास, 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली वगैरह कड़कती है, तब उस केस में N2 और O2 में रिएक्शन होती है। तो इफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस are enclosed in a vessel, then their total pressure will be equal to sum of the individual pressure of the gas, irrespective of nature of the gas, कैसा भी नेचर हो उसका, चाहे वो वैसे बहुत रिएक्टिव हो लेकिन उससे रिएक्ट ना करे, दूसरी गैस जो उसके साथ प्रेजेंट है वेसल के अंदर उससे रिएक्ट ना करे। क्लियर? if two or more, ये still जाएगा the nature of any gas। क्लियर होगी बात? नहीं है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स।
for non-reacting gases. Total pressure is sum of individual pressures for non-reacting gases. ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये ध्यान रखना इसके अंदर. इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा अभी, लेकिन उसके लिए ध्यान देंगे. अच्छा, एक ये यूज कम होगा. नॉन रिएक्टिंग गैसेज अगर है तो उसके इसमें ना टोटल वॉल्यूम जो होगा वो भी V1 + V2 टिल Vn होगा. ये भी ना एक एमेगेट्स लॉ था, यूज नहीं हुआ, ना यूज करेंगे हम, लेकिन नोट कर लेंगे बस. ये एमेगेट्स लॉ. क्लियर फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेज. अच्छा, अब ध्यान देंगे इधर जो मैं पढ़ना है, ये एमेगेट्स लॉ था. अब जो मेरे को प्रूफ करना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ध्यान देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के इक्वल होगा. किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इसके इक्वल होगा हमेशा. ये ध्यान रखना इसके अंदर. जैसे अगर मैं एग्जांपल उसके अंदर, सपोज मेरे पास गैस है ए, गैस ए सही ना. इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, NaRT/V होगा. गौरव, तेरे को समझ आ रहा है? यस सर. PA पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए क्या होगा, Na × RT/V. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए क्या होगा, NaRT/V. ऐसे ही मैं दो ही गैसेस ले रहा हूं. सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, NbRT/V बाय अप्लाइंग आइडियल गैस, ये होगा. तो अब इसमें मैंने निकाला PA + PB. P टोटल क्या होगा, PA + PB होगा फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस. तो यहाँ पे RT/V कांस्टेंट, Na + Nb आ जाएगा. RT/V कांस्टेंट हो जाएगा, Na + Nb आ गया. तो यहाँ पे ध्यान देंगे. अब PA/P निकालो. PA/P वो क्या आएगा, PA/P क्या आ जाएगा, चेक करो. ये PA, ये टोटल प्रेशर P, तो क्या आएगा, RT/V × Na अपॉन में RT/V अपॉन में Na + Nb. तो ये क्या आ गया यहां से, XA. तो PA आ गया. दिस इंप्लाइज PA इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया ना, RT/V और Na अपॉन में, ये होता है ना मोल फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन. किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल्स ऊपर बाय टोटल मोल्स. तो PA आ जाएगा यहां से XA × टोटल प्रेशर, XA × P जो लिखा है, टोटल प्रेशर है P. सर गर्व समझ आई? हाँ गर्व. सर आपने PA + PB में RT/V की कॉमन लिया, पर दोनों का मतलब वॉल्यूम जरूरी थोड़ी सेम होगा. किसका सर गैसेस. ये एक ही वेसल में एनक्लोज है ना. तो सर दोनों का वॉल्यूम अलग अलग भी तो हो सकता है. देख, जब मिक्सचर आता है ना, पूरा मिक्सचर आएगा तो एक ही पूरा मानेंगे उसमें. जब भी वॉल्यूम निकालूंगा तो मैं टोटल मानूंगा उसको. ओके सर. हाँ, ये ध्यान रखना चीज का. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या आ जाएगा, XA × P. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए क्या आ जाएगा, XA क्या, मोल फ्रैक्शन × P. ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आएगा. ये समझ आ गया डेरिवेशन? नहीं, डेरिवेशन ऐड कर लेना इसको, डेरिवेशन इसको ऐड कर लेना. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ गया मोल फ्रैक्शन × टोटल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. और PA + PB निकालोगे ना तो देखो क्या आ रहा है, PA + PB क्या आ रहा है, XA + XB × P. और ये XA + XB क्या होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी. प्रूव हो गया ना ऐसे. ये यहां से ऐसे सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी. क्लियर, सम ऑफ मोल Okay, sir. फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी. नेक्स्ट नोट करेंगे. नेक्स्ट नोट करना है उसमें एक चीज और नोट करेंगे, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस. मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होता है ये होता है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स. प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, ये याद रखना है. ये भी न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करूंगा. प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज प्रेशर ऑफ ड्राई. समझ आ रहा है कैसे आया होगा ये,
ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, चाहो तो वो भी कर सकते हो तुम। ये लिया मैंने यहाँ पे, इधर यहाँ पे डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स। ओके सर। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने गैस, सपोज यहाँ पे मैंने N2 गैस बबल की, यहाँ पे क्या किया, N2 गैस को बबल किया, इधर से N2 गैस आई, तो N2 गैस जब बाय ऊपर आएगी, यहाँ से N2 गैस आ रही है, N2 गैस आ रही है, N2 गैस जब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से ऊपर की तरफ आएगी N2 गैस, तो क्या वो ड्राई होगी कि मॉइस्ट होगी? ऊपर सर मॉइस्ट। मॉइस्ट होगी, वेपर्स लेके जाएगी ना साथ में पानी के, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स। वाटर वेपर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड नहीं है, अगर बोल दिया है गलती से तो वैलिड कराना, नहीं तो मत कराना। वाटर वेपर्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को वैलिड मत कराना। प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन, ये भी ध्यान रखना है। pressure due to water vapors is called as aqueous tension, clear? pressure due to water vapors is called as aqueous tension। तो हमें मेनली क्या चाहिए होता है, ड्राई गैस का प्रेशर, वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस प्लस माइनस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, दैट इज एक्वस टेंशन माइनस एक्वस टेंशन। मान लिया मैंने 710 mm मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, ये प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस है, और 10 mm अगर एक्वस टेंशन है, 10 mm क्या है, एक्वस टेंशन, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस क्या होगा, 700। हाँ 700। दोनों को माइनस कर देंगे, सिंपली दोनों को माइनस कर देंगे तो उससे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं है? सही है, दोनों को माइनस कर देंगे तो उससे ही आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा लॉ था, ये लॉ कौन सा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, सही ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हमारा एक रह गया ग्राहम्स लॉ, सही ना, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, बोर्ड स्कूल के सिलेबस में नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये बस मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ इसकी, नेक्स्ट अभी आगे करेंगे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये क्या कहता है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, rate of diffusion of different gases is inversely proportional to the square root of their vapor density। ये चीज है। सर अंडर सिमिलर कंडीशंस of temperature and pressure, rate of diffusion of different gases is inversely proportional to the square root of their densities, is inversely proportional to the square root of their densities। ये ग्राहम्स लॉ है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। या अभी आगे स्टार्ट कर रहे हैं मोलर मास, क्योंकि मोलर मास क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मोलर मास क्या होता है, 2 into वेपर डेंसिटी, ये बहुत यूज करूंगा मैं, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है मैं आगे बताता हूँ तुम्हें कि क्या फॉर्मूला पूरा है इसका। तो ये ग्राहम्स लॉ है, सारे